सेवंथ लेक्चर है ऑन लीगल टर्मिनोलॉजी। अभी तक जो 6 लेक्चर हमने दिए उनमें भी हमने लीगल टर्म्स को डिफाइन किया और आज सेवंथ लेक्चर है और आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को डिफाइन करेंगे। ये लीगल टर्म्स आपके एग्जाम के लिए, आपके कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे LLB 3 ईयर है चाहे BLLB 5 ईयर है। इन दोनों कोर्सेज में ये लीगल टर्म्स आपको बराबर 5 साल तक पढ़नी होगी और इनके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म है आज इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज अनलॉफुल। अनलॉफुल क्या होता है? अनलॉफुल एक ऐसी एक्शन होती है, एक ऐसा बिहेवियर होता है जिसको कानून की नजर में कानून जिसको रोकता है, यानी विच इज फॉरबिडन, विच इज प्रोहिबिटेड एंड नॉट एथोराइज्ड बाय लॉ। कानून जिस चीज से आपको रोकता है, कानून जिस चीज से आपको मना करता है, कानून जिस चीज की आपको इजाजत नहीं देता है, वो माना जाता है अनलॉफुल। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी बिहेवियर, क्योंकि एक इंसान, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट सॉवरियन कि वट एवर वी वांट टू डू वी कैन डू। वी हैव टू सी दैट व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। इसीलिए अनलॉफुल एक्टिविटी कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कि हम ये कहें कि हमें पता नहीं था, हमने कोई काम किया, हम कहेंगे हमें पता नहीं था जज साहब ये क्राइम है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आपको ये पता होना चाहिए बिफोर डूइंग एनी वर्क, एनी एक्शन और एनी बिहेवियर। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अनलॉफुल मत है, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर में तो नहीं, बाहर हम जाते हैं जब मेट्रो में हम घूमते हैं तो वहाँ जगह जगह लिखा होता है कि यहाँ पे आप थूक नहीं मार सकते, है ना। तो किसी बंदे को पता नहीं, आप गए और आपने वहां थूक मारी तो उसके लिए आपको फाइन वहां लगता है। या आपको कहीं पे लिखा होता है कि यहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है, तो लोग जाते हैं स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी अनलॉफुल होता है। क्योंकि आपको ये देखना है कि मुझे कानून किस चीज की इजाजत देता है, किस चीज से रोकता है, और अगर आपने वो काम किया तो वो इलीगल होगा और वो अनलॉफुल एक्टिविटी होगी। एंड इट कवर्स बोथ क्रिमिनल एक्ट्स, ये क्रिमिनल एक्ट भी बन जाता है और सिविल एक्ट भी बन जाता है, सिविल वायलेशन भी बन जाता है। यानी आप खामखा जो है मामूल से कोई काम करके जो है जेल जा सकते हो, आपको फाइन हो सकता है। इसलिए इट ऑफन डिस्क्राइब एक्शन टेकन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी, यानी वो एक्शंस जिसमें जिसमें कोई लीगल जस्टिफिकेशन ना हो या कोई अथॉरिटी ना हो, आप वो काम नहीं कर सकते। तो जस्टिफिकेशन जरूरी है कि अगर आपने ये काम किया है तो कौन सी जस्टिफिकेशन थी, आपने कैसे किया, क्यों किया। आप कहोगे मेरा मन किया करने को, ऐसा नहीं चलता। आपको हर एक बिहेवियर जो आपका है, आपकी एक्टिविटी जो है, आपकी एक्शन जो है, वो सोच समझ के करनी है, अदरवाइज वो अनलॉफुल कैटेगरी में आएगा। और अनलॉफुल एक्टिविटी क्राइम भी होता है और सिविल वायलेशन भी होती है। अच्छा, सेकंड टर्म जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है समन। समन्स क्या होती है? समन इज एन ऑफिशियल रिटन लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अथोराइज्ड बॉडी और इंडिविजुअल टू फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कोर्ट की तरफ से एक रिटन डॉक्यूमेंट निकलता है, एक फाइल निकलती है, एक लेटर निकलती है, एक नोटिस निकलती है किसी शख्स के नाम, जिसमें उसको बोला जाता है कि आप आइए और कोर्ट के सामने पेश हो जाइए और अपनी बात कीजिए, और जो आपके ऊपर कंप्लेंट, आपके खिलाफ जो कंप्लेंट आई है उसके बारे में आप अपना रेस्पॉन्स दीजिए या अपने डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस कीजिए। दैट इज कॉल्ड समन। तो जब भी किसी शख्स के बारे में किसी शख्स को समन आएगी, उसको कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए और अपना रेस्पॉन्स देना चाहिए। अदरवाइज ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। अगर आप समन में नहीं आए तो फिर उसके बाद आपके खिलाफ वारंट भी निकल सकती है, आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब समन और नोटिस में क्या फर्क है? समन कमांड्स अपीयरेंस। जब समन आती है तो आपको खुद जाके कोर्ट में अपीयर होना है। आप अपने बदले किसी और को भेजोगे वो नहीं चलेगा। जज आपको ढूंढ रहा है तो आपको खुद जाना होगा। Whereas notice is issued to inform or application typically does not require appearance। जब नोटिस आती है तो उसमें आपका अपीयर होना जरूरी नहीं है, आपकी तरफ से कोई भी जा सकता है और नोटिस का जवाब दे देगा। तो ये है डिफरेंस बिटवीन समन एंड नोटिस। अच्छा, चार्जशीट। जब पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है, एफआईआर के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो बनाती है चार्जशीट।
और इस चार्जशीट में क्या होता है, इट्स अ फाइनल चार्जशीट इज द फाइनल रिपोर्ट prepared by law enforcement after completing an investigation submitted to the magistrate to formally initiate prosecution against an accused। तो चार्जशीट में पुलिस जो होती है वो सारी चीजें एक फाइल बनाती है और इस फाइल को इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट के सामने पेश करती है और कोर्ट से कहती है कि इस एक्यूज्ड के खिलाफ आप केस कर दीजिए। इट डिटेल्स एविडेंसेस, विटनेस स्टेटमेंट, स्पेसिफिक चार्जेस। इसके अंदर विटनेसेस का डिटेल होता है, इसके अंदर एविडेंस होते हैं, क्या क्या एविडेंस है एक्यूज्ड के खिलाफ, और इसके अंदर वो सारे चार्जेस लिखे हुए होते हैं जो किसी इंसान के ऊपर लगाए गए होते हैं। तो एक कंप्लीट फाइल तैयार की जाती है पुलिस की तरफ से जिसमें एक एक्यूज्ड के बारे में सारा इंफॉर्मेशन होता है, एविडेंस होता है, विटनेस का डिटेल होता है, और फिर कोर्ट इसी के ऊपर आगे कार्रवाई बढ़ाता है और वहां पे ट्रायल चलती है। उसके बाद कोर्ट जो है अपना फैसला सुनाती है। दैट इज कॉल्ड चार्जशीट। क्लियर? इन कैमरा ट्रायल। इन कैमरा ट्रायल का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे केसेस आते हैं कोर्ट के अंदर जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जिसमें आम लोगों को इजाजत नहीं होती है कोर्ट के अंदर जाकर उनको सुनने की, और न ही वहां मीडिया को अलाउ किया जाता है। ये एक बंद कमरे के अंदर होता है, जजेस के चैम्बर के अंदर या क्लोज्ड कोर्ट रूम्स के अंदर होता है, और इसके अंदर सिर्फ जज होता है, दोनों पार्टियों के बंदे होते हैं या एडवोकेट होते हैं, एक्यूज्ड होता है, प्लेंटिफ होता है, बस इसके अलावा कोई नहीं होता। लिमिटेड नंबर होता है जिनको कोर्ट परमिशन करेगी, इसके अलावा कोई और एंटर नहीं होता। बस इन्हीं कुछ लोगों के सामने कोर्ट की कार्रवाई चलती है। तो पब्लिक हो, मीडिया हो, ये सब को रोका जाता है जजेस के चैम्बर के अंदर, क्लोज्ड रूम के अंदर। इनको क्यों? टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि ये बात सभी के सामने ना आए। और साथ ही जो क्रिमिनल है उसको बचाना भी होता है, विटनेस जो है उसको प्रोटेक्शन देना होता है। कभी ऐसा कोई क्रिमिनल होता है जिसने सोसाइटी में इतना बड़ा क्राइम किया होता है कि लोग ढूंढते हैं कि खुद उसको मार डालें, इसके पीछे लगे होते हैं, इसलिए कोर्ट उसको बचाना चाहता है, अदरवाइज लोग खुद ही फैसला करेंगे। तो ये कब होता है? जब कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है, जब फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर्स इन्वॉल्विंग नेशनल सिक्योरिटी, या ऐसे टेररिस्ट या मिलिटेंसी के केसेस वगैरह होते हैं। तो ऐसे केसेस में कॉन्फिडेंशियली इन कैमरा ट्रायल चलता है, यानी कोर्ट के अंदर बंद किया जाता है और वहां किसी और को अलो नहीं किया जाता। लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को इन्वॉल्व किया जाता है और फिर उसी के सामने जज सब कुछ सुनता है और अपना फैसला सुनाता है। इसको बोलते हैं इन कैमरा ट्रायल। अच्छा, दूसरा होता है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मतलब क्या है? समरी ट्रायल इज एन एक्सप्रेशन लीगल प्रोसेस डिजाइन टू सिंपली रिजॉल्व माइनर ऑफेंसेस। कि जो माइनर ऑफेंसेस है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स होते हैं, सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इसमें जो है ज्यादा देर तक इनको ट्रायल नहीं चलाई जाती, तारीख पे तारीख नहीं दी जाती। क्योंकि जो हमारा BNSS है, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बोलते हैं, एक नया कानून जो है, जो हमारा पहले था, इसको हम बोलते थे क्या बोलते थे इसको, याद नहीं आ रहा मुझे, क्या था पहला पुराना नाम इसका? IPC। आईपीसी। हाँ, इंडियन पिनल कोड। तो अब उसकी जगह आ गया BNSS। तो इसमें चेंज जो आई है उसमें बोला गया है कि अगर कोई छोटा सा माइनर कोई ऑफेंस हुआ है, कोई छोटा सा सिविल डिस्प्यूट हुआ है, तो उसको ज्यादा देर खींचने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है अगर एविडेंस सामने है तो इसको जल्दी से आप इम्प्रिजमेंट करो, 3 साल तक की सजा जिन केसेस में होगी तो इनको जल्दी से निपटा लो। उनको बोलते हैं समरी ट्रायल। अच्छा, एक और टर्म जो है दैट इज रिट्रोस्पेक्टिव लॉ। रिट्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब होता है लुकिंग बैकवर्ड। द लॉ टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट इन द पास्ट। यानी जब कोई कानून बनता है तो ये कानून जो है ये पास्ट पर भी अप्लाई हो जाता है। इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव लॉ, या दूसरा नाम है रिट्रोएक्टिव लॉ। इज लेजिस्लेशन दैट अप्लाइज टू इवेंट्स, एक्शंस और राइट्स दैट एग्जिस्टेड बिफोर द लॉ वाज एनेक्टेड। यानी कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है, कोई नया ऐसा लॉ बनाया जाता है, लेकिन ये लॉ फ्यूचर के लिए नहीं बल्कि पास्ट में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पास्ट पर भी ये अप्लाई हो जाता है। हालांकि उस टाइम ये कानून नहीं था, लेकिन ये इम्पोज हो जाता है उनके ऊपर भी। यानी
मिसाल के तौर पे इसकी मैं एग्जांपल आपको दूंगा कि कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, 1 साल तक वो सैलरी ले रहा है, ड्यूटी दे रहा है। 1 साल के बाद गवर्नमेंट ने अचानक से कुछ फैसला लिया और ये कुछ मुलाजिम थे, इनको निकाल दिया। कहा भई आज से आप जो है डिसएंगेज आपको कर देते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं और केस लड़ते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, हम सैलरी ले रहे थे 1 साल या 2 साल से, लेकिन अचानक गवर्नमेंट ने हमें निकाल दिया। तो फिर कोर्ट के अंदर ये केस चलता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक भी। 10 साल के बाद कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट का डिसीजन आता है, कोर्ट एक फैसला लेता है, एक जजमेंट देता है, जिसमें वो कहता है कि भाई ये जो लोगों को आपने निकाला है ये सही नहीं है, आप इनको कंटिन्यू कर दीजिए, आप इनको जो है वापस लाइए अपनी नौकरी के ऊपर। तो गवर्नमेंट उनको वापस लाती है, लेकिन इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है, रिट्रोस्पेक्टिव लॉ बोला जाता है। इसमें कोर्ट साथ साथ ये भी कहता है कि भाई ये जो है ये अप्लाई होगा तब से जब आपने इनको निकाला था, इसलिए 10 साल पहले 10 साल की जो सैलरी है वो भी इनको दे दो, क्योंकि ये अप्लाई होगा उसके ऊपर भी, इसलिए उनको वही डेट दे दो। आप समझो कि ये तब से इनके ऊपर अप्लाई होगा। हालांकि कानून तो आज बना है, लेकिन इसका इफेक्ट पास्ट में हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं लुकिंग बैकवर्ड्स, कि ये ऐसा लॉ जिसका इफेक्ट पास्ट में भी पड़ जाता है, जो पास्ट के इवेंट्स पर भी अप्लाई हो जाता है। दूसरा इसका अपोजिशन है प्रोस्पेक्टिव लॉ। प्रोस्पेक्टिव लॉ का मतलब होता है लुकिंग फॉरवर्ड। In a prospective law is a statute or legal rule that applies only to future actions or events or circumstances occurring on or after its date of enactment. यानी ये जो प्रोस्पेक्टिव लॉ होता है ये फ्यूचर के लिए होता है, यानी आज हमने कोई कानून बनाया तो आज के बाद फ्यूचर में अगर ऐसी कोई एक्शन, ऐसा कोई इवेंट या ऐसी कोई सर्कमस्टेंस आएगी तो फिर ये लॉ उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह लास्ट ईयर जो है गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि अगर कोई माइनर गाड़ी चला रहा है तो फिर उस माइनर को नहीं, उसके उस गाड़ी के मालिक को या उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, उनको जेल की हवा खिलाई जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर में अब इसके बाद, आज के बाद ऐसा कोई वाक़ा होगा तो पेरेंट उसको बुलाया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। लेकिन अब अगर आप में से कोई जाएगा पुलिस के पास, कहेगा 2 साल पहले एक लड़का गाड़ी चला रहा था तो वो भी माइनर था, जाइए उसके फादर को भी पकड़ के लाइए। लेकिन ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं, ये प्रोस्पेक्टिव लॉ है, ये उस पे अप्लाई नहीं होगा, ये आज के बाद है, यानी फ्यूचर में ये लॉज अप्लाई होंगे। ये पास्ट के एक्शन पे या पास्ट के इवेंट पे ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी। इसीलिए इसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड, गवर्निंग कंडक्ट फ्रॉम द डेट इट टेक्स इफेक्ट ऑनवर्ड्स, यानी ये उन चीजों को गवर्न करेगा, उन चीजों को कंट्रोल करेगा जो आइंदा आने वाले फ्यूचर में होगा। प्रोस्पेक्टिव लॉ और रिट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। यस सर। अच्छा, प्रीडेटेड लॉ। प्रीडेटेड लॉ भी एक और टर्म यहाँ पे है, या इसको हम एंटीडेटेड लॉ भी बोलते हैं। तो प्रीडेटेड लॉ रेफर्स टू द लीगल प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग एन अर्लियर डेट टू अ डॉक्यूमेंट, contract or check than the actual date it was signed or executed, often termed backdating। यानी प्रीडेटिंग लॉ का मतलब होता है कि आज आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन किया, आज आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, या आज आप किसी को कोई चेक दे रहे हो, तो आप उसमें डेट कौन सा डाल रहे हो, पुराना डेट। यानी आज 13 तारीख है तो आप उसमें डेट डाल रहे हो 5 फरवरी का या 26 जनवरी 2026 का, तो उसको बोलते हैं प्रीडेटेड लॉ, यानी बैक डेटिंग देना। तो इसका क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में या डॉक्यूमेंट्स में या चेक्स में हम डालते हैं। वाइल यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये अक्सर हम डालते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, या प्रीडेटिंग। लेकिन प्रीडेटिंग इज इलीगल इफ डन टू डिफ्रॉड, गेन अनफेयर एडवांटेज। लेकिन अगर इसमें आपका इंटेंशन होगा कि आप इसमें फ्रॉड करना चाहते हो, आप कोई अनफेयर एडवांटेज उठाना चाहते हो या मिस रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो, तो फिर ये इलीगल बन जाता है। लेकिन अगर आपका सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस है कोई, तो उसमें फिर ये जो है कोई इलीगल काम नहीं होगा। लीगलिटी रिस्क्स क्या हो इसमें, क्योंकि अगर कोई प्रीडेटेड किसी डॉक्यूमेंट का या किसी कॉन्ट्रैक्ट का या ऐसे किसी चेक का आपने पिछला डेट दे दिया, तो उसमें एप्रहेंशंस होते हैं कि बैक डेटिंग डॉक्यूमेंट टू डिसीव थर्ड पार्टीज और फॉर फाइनेंशियल गेन कैन कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉड और क्रिमिनल ऑफेंस। कि अगर हमने किसी डॉक्यूमेंट का डेट पुराना डाल दिया तो उसमें चांसेस होते हैं कि
कोई फाइनेंशियल गेन हमें करना है, कोई ये क्रिमिनल ऑफेंस भी बन जाता है, या किसी दूसरे को ये धोखा देना भी हो सकता है कि हम कहेंगे देखो भाई मैंने तो इसको 10 दिन पहले चेक दिया था, जबकि चेक मैंने आज इसको दिया है। तो अगर ऐसी चीज में हो रही है तो फिर ये इलीगल होगा। तो अब दूसरा इसमें आता है एंटीडेटेड लॉ। एंटीडेटेड लॉ यानी फ्यूचर का डेट डालना। एंटीडेटेड डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट इज वन गिवन एट डेट अर्लियर देन इट्स एक्चुअल क्रिएशन और एग्जीक्यूशन डेट, ऑफन रेफर्ड टू एज बैक डेटिंग। यानी एंटीडेटेड लॉ यानी फ्यूचर के लिए आप देते हैं कि आज आपने कोई काम किया, लेकिन आप इसको आज का डेट नहीं, आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का डेट डाल रहे हो इसके ऊपर। while not inherently illegal and sometimes used for administrative convenience। तो ये चीज भी इलीगल नहीं है, इसमें भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होता है। मिसाल के तौर पे इट कैन बी फ्रॉडलेंट इफ यूज्ड टू डिसीव, और इसमें भी यही चीज है कि अगर आप किसी को धोखा देना चाहते हो, आपका इंटेंशन ये है कि आप इसको धोखा देना चाहते हो, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। लेकिन लीगल वैलिडिटी क्या है कि एंटीडेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक ए चेक इज नॉट नेसेसरी इनवैलिड। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं और उसमें अभी 15 दिन है या 20 दिन है या 1 मंथ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इनवैलिड है। हमने तो आज चेक दिया है, 13 तारीख को मैं आपको चेक दे रहा हूं 1 लाख रुपया का, लेकिन मैं डेट उसमें लिख रहा हूं 20 तारीख का, तो ये इनवैलिड नहीं है, क्योंकि ये तो पता है ये निकलेगी चेक। हाँ, एक्सेप्ट ड्यू टू अर्लियर डेट प्रोवाइडेड इट डज नॉट इन्वॉल्व फ्रॉड। लेकिन अगर वो फ्रॉड होगा बाद में, तो फिर चेक बाउंस केस में वो तो ऑलरेडी फंस जाएगा। लेकिन हम किसी को चेक दे सकते हैं अगर इसको हम फ्यूचर का डेट भी डालेंगे, क्योंकि वो एंटीडेटेड लॉ होता है। समझ रहे हो आप? यस सर। अच्छा अच्छा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, प्रॉमिस को तोड़ना। पहले आप बताइए, अगर किसी ने किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया तो क्या ये उसको फिर सजा हो सकती है? उस बारे में आपने क्यों तोड़ा प्रॉमिस? नो सर, हो सकती है, हो सकता है, जैसे चेक बाउंस होता है तो उस पे भी हो सकता है। नहीं, ये वो प्रॉमिस नहीं है, वो तो होता है रिटन डॉक्यूमेंट, वो तो चेक बाउंस केस होता है। जैसे हम तो मैं जैसे जैसे देखो, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस का मतलब है अगर मेरी किसी के साथ दोस्ती है, हम दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, लेकिन बीच में मेरे को मूड आ गया, मैंने दोस्ती तोड़ दी, जो आप क्लासरूम में अक्सर तोड़ते हैं। आज आपका कोई सहेली है, दूसरे दिन आपका उसके साथ जो है आप दोस्ती कट करते हैं, तो इस बेस पर कोई आपको केस करेगा कि आपने क्यों तोड़ी? नो सर, नहीं मिलेगा। हाँ सर, होगा। नो सर, नहीं होगा, कैसे होगा सर? जैसे कि हम कोर्ट में नए लॉज निकले, हो सकता है सर, जैसे कि हम कोर्ट में प्रॉमिस लेते हैं कि हम गवाही देते हैं कि ये सच है। नहीं, वो गवाही अलग चीज होती है। गवाही अलग होती है कि आप उसमें ये प्रॉमिस है जो हम करते हैं ना एक दूसरे के साथ, प्रॉमिस वगैरह। जैसे अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी इज अ कॉमन लॉ टॉट वेयर वन पार्टी ब्रेक्स अ बाइंडिंग एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हिस्टोरिकली अलाउइंग द रॉन्ग पार्टी टू सू फॉर डैमेजेस। यानी अगर शादी का मसला हो, कभी एंगेजमेंट होती है, तो फिर वो एंगेजमेंट टूट जाती है, तो क्या उस बेस पर केस कर सकते हैं कि एंगेजमेंट क्यों तोड़ दी? नो सर, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, उस पे है। यही तो है ना लॉ, इसमें बहुत सारे पहलू देखने होते हैं। ये यस और नो नहीं चलेगा इसमें कि सर हाँ हो सकता है, क्योंकि यस और नो लॉ में नहीं चलता, इसमें सिचुएशन देखी जाती है। एक बंदा कहेगा नहीं, अगर अगर मैरिज का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मंगनी हुई थी, वो टूट गई, तो फिर सजा होगी। दूसरा कहेगा नहीं सजा होगी नहीं, कंडीशनल है ये। देखो हिस्टोरिकली कहते ये रॉन्ग होता था, ये गलत होता था, और हम इस डैमेज के लिए कोर्ट जाते थे। लेकिन जो हमारे मॉडर्न लॉज है उनमें इसको एबॉलिश किया गया है कि अब ब्रीच ऑफ प्रॉमिस पे आप किसी को स्यू नहीं कर सकते, किसी को केस नहीं कर सकते, किसी को आप जेल में, कोर्ट में नहीं घसीट सकते। हाँ, अब इसमें कुछ कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या है कि पहले बोलते थे भाई इसने इसका दिल तोड़ा है, इसने इसकी ह्यूमिलेशन की है, या लॉस ऑफ सोशल स्टैंडिंग हो गया, इमोशनल डिस्ट्रेस हो गया, तो इस बेस पर हम केस करते थे। तो अब वो चीज नहीं होती है, अब सिर्फ इतना होता है कि अगर चीटिंग हुई है, अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस किया फिर उसमें चीटिंग आ गई, तो चीटिंग का चार्ज लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अक्सर ऐसे प्रॉमिस होते हैं,
लड़का लड़की के बीच में, तो उसमें अगर सिर्फ उस लिमिट तक है कि भाई फ्रेंडशिप है, बस बस टूट गया, ब्रेकअप हो गया तो मसला खत्म, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इसमें चीटिंग का एलिमेंट ऐड हो गया, फ्रॉड का एलिमेंट हो गया, तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। समझ रहा आपको? हाँ, और दूसरी चीज, अगर इसमें तो क्या हो गया, अच्छा, इसमें प्रॉपर्टी का मसला आएगा। एंगेजमेंट रिंग, अगर दो बंदों की एंगेजमेंट हुई है, लड़का और लड़की की एंगेजमेंट हुई है, और इस एंगेजमेंट के दौरान इन्होंने एंगेजमेंट रिंग जो है यानी प्रॉपर्टी दे दी है एक दूसरे को, तो उसके ऊपर केस हो सकता है कि मैंने जो है, हमने एंगेजमेंट की थी, हमने 10 लाख की रिंग लाई थी, उन्होंने वो नहीं वापस दी, तो उसके ऊपर हम लिटिगेशन कर सकते हैं। समझ रहे आपको? या तीसरा, कोई डैमेज, कि आपको जो है कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। बाकी सिंपली ब्रेकिंग अ प्रॉमिस, नो लीगल रेमेडी एग्जिस्ट फॉर ब्रोकिंग प्रॉमिस इटसेल्फ। तो प्रॉमिस सिंपली को तोड़ना, कोई इसमें ये लॉ तोड़ना नहीं है, एक्सेप्ट इसमें चीटिंग का एलिमेंट हो, प्रॉपर्टी का एलिमेंट हो, या कोई फाइनेंशियल लॉस का एलिमेंट हो। ठीक है? अच्छा जी, वारंटी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ में हम जब कोई चीज खरीदते हैं, तो उसमें एक जो परचेजर होता है, इसके राइट्स होते हैं। सेलर और परचेजर के बीच में जो डील होती है, इसके कुछ राइट्स होते हैं, और उसी राइट्स में एक बात आता है वारंटी, कि जब हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं, तो हम दुकानदार से कहते हैं कि ये चीज हमने खरीदी है, क्या इसमें वारंटी है? तो वो पहले कहेगा भाई ये तो चाइनीज मोबाइल है, ये तो चाइनीज आइटम है, इसमें कोई वारंटी नहीं, यहां चलेगा, घर जाके बैठेगा तो इसमें कोई ना वारंटी है ना गारंटी है, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, आपको लेना है तो ले लो, मगर मैं कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन दूसरी चीज आप खरीदते हैं, तो उसमें वो वारंटी कार्ड होता है, या वो वर्बली आपसे बोलता है कि इसमें वारंटी है, या आपको लिख के देता है, बिल देता है, बिल पे लिखता है कि इसको 6 मंथ या 1 ईयर की वारंटी है। तो जब वारंटी का मसला आएगा, तो वारंटी क्या है, लीगल लीगल बाइंडिंग क्या है इसकी, कि ये एक प्रॉमिस होता है, ये एक एश्योरेंस होता है, जो एक सेलर एक जो है परचेजर से कहता है ना, एक कस्टमर से बोलता है कि आप ये चीज ले लो या ये सर्विस ले लो, तो अगर मैं इसकी वारंटी देता हूं, और वारंटी का मतलब होता है कि रिपेयर करना या रिप्लेस करना, अगर उसमें कोई खामी आ गई, तो वो चीज आपको रिप्लेस करके देगा, या आपको जो है उसको जो है उसकी जो कंडीशन है वो ठीक करके देगा, या उसके अंदर जो डैमेज हुआ है वो ठीक करके देगा, और वो भी एक फिक्स्ड टाइम के अंदर। तो ये होता है वारंटी। लेकिन दूसरा होता है गारंटी, है ना? वारंटी और गारंटी, कोई बताया किसमें फर्क? अक्सर आप इस यूज करते हो, वारंटी एंड गारंटी। सर वारंटी अगर किसी चीज की होती है, फिर अगर वो खराब हो जाती है तो हम उसको रिपेयर करते हैं, लेकिन गारंटी अगर होती है तो रिप्लेस करते हैं या फिर पैसे ही वापस देते हैं। हाँ, रिफंड करते हैं। वेरी गुड। आपने भी मोबाइल लिया, मार्केट में गए, आपने सैमसंग या कोई किसी कंपनी का मोबाइल लिया, वो आपसे कहता है इसमें वारंटी है 1 साल की, अगर 1 साल में बैटरी खराब होगी तो मैं रिप्लेस करके दूंगा, 1 साल में अगर कोई और टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो मैं ठीक करके दूंगा। तो अगर आपको 1 साल के अंदर अंदर इसमें वो चीज़ आई, तो आप जाएंगे और इससे कहेंगे ये चीज़ वो ठीक कर देगा, बैटरी ठीक कर देगा या स्क्रीन ठीक कर दिया अंदर। लेकिन आप ये उससे नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये मोबाइल पसंद नहीं आया, आप मुझे इसके 50,000 वापस दे दो। समझा ना आपको? क्योंकि वो वारंटी में है, वो गारंटी नहीं है। तो वो कहेगा ठीक है मैं ये ठीक करके दूंगा, रिपेयर करके दूंगा, तो बाकी मैं आपको रिफंड नहीं कर सकता। लेकिन गारंटी का मतलब होता है कि जो चीजें आपने उसको एश्योर की है, अगर वो चीज उसमें नहीं मिली, तो फिर वो आपको रिफंड भी कर सकता है। इसीलिए याद रखना चाहिए, वारंटी और गारंटी में यही फर्क है। तो अब गारंटी जो है, गारंटी बहुत सारी जगहों पे यूज होती है। बैंक में भी गारंटी यूज होती है, कि जो बोरोवर होता है, जो लोन वगैरह लेता है, तो उसको एक गारंटर की जरूरत पड़ती है, जो उसके बदले कोर्ट से कहता है कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा। फिर क्या करता है कोर्ट, बैंक, कि अगर उसने पैसा नहीं दिया, तो फिर वो उसके अकाउंट से वो पैसा निकाल के जो है इसके अकाउंट में डाल देता है, क्योंकि वो गारंटी होती है। ठीक है? अच्छा, लास्ट टर्म आज इसमें है, वो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, कि अगर आपका कोई मुलाजिम है, अगर आपके अंडर कोई काम कर रहा है, या आपका कोई बिजनेस का पार्टनर है, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनर है आपका, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं,
और आप अपनी प्रॉपर्टी उसके हवाले कर देते हैं। अब वो आपका बिजनेस संभालता है, वो आपका अकाउंट देखता है। लेकिन उसने क्या किया, उसने डिसऑनेस्टी की। उसने इस प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, या इस प्रॉपर्टी को का जो है वायलेशन ऑफ लॉ किया, कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट था उसका वायलेशन किया। तो इस बेस पर आप उसको केस कर सकते हैं और उसको सजा हो सकती है। पुनिशमेंट जो है वो 3 से लेकर 7 साल तक, एंड इन सम केसेस ये लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। क्योंकि ट्रस्ट को तोड़ना, लेकिन ये वो ट्रस्ट नहीं है जो प्रॉमिस की बात हम करते हैं, ये ट्रस्ट यानी आपको उसने मुलाजिम रखा था, इसमें एजेंट होता है, मुलाजिम होता है, या कोई ब्रोकर होता है जिसके ऊपर आपने ट्रस्ट किया होता है। मिसाल के तौर पे आपका मकान है तो आपने चौकीदार रखा, इस चौकीदार से कहा कि इस मकान की आप रखवाली करना, मैं फिलहाल जा रहा हूं दिल्ली 6 महीने के लिए। लेकिन आपने देखा जब 6 महीने वापस आप आए तो इसने क्या किया था, इसने वहां पे कुछ लोगों को रखा था किराए पे, उनसे किराया लिया, या इसने ये मकान किसी और को जो है हवाले कर दिया, या किसी को, या इसका और कोई इस्तेमाल किया। तो इस बेस पर वो आपको जो है केस कर सकता है, ये क्योंकि ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। और इसमें आईपीसी जो है, एंड जिसको आजकल बीएनएस बोलते हैं, उसमें 3 साल तक सजा और फाइन भी रखा गया है। और बीएनएस की अगर हम बात करें तो वहां पर ये 5 से लेकर 10 साल तक सजा हो सकती है, एंड इन सम केसेस लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। क्योंकि ये ट्रस्ट जो है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये एक डिसऑनेस्ट एक्ट होता है। इसमें बेईमानी होती है, इसमें जालसाजी होती है, इसमें फाइनेंशियल लॉस आपका होता है। तो इस बेस पर आप जो है इसका केस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज यहां तक ही हम करेंगे।